नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं, सब कुछ स्थिति क्लियर हो गई है और अमेरिका में चुनाव खत्म हो चुका है, बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो इस कोलाहल में जो शोर शराबा मचा हुआ था सोशल मीडिया पर, बिहार चुनाव और बाइडेन का चुनाव, ट्रम्प हार गए, ये सब चीज़ें जो चल रही थी, इसको अब थोड़ा सा विराम देते हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जो इस शोर शराबे में हमसे छूट गए थे। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था अर्नब गोस्वामी को लेकर, जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद समय की कमी के कारण मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर पाया। और अब मुद्दा है ये कि अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। सारा मीडिया अर्नब गोस्वामी को लेकर एकजुट दिख रहा है। मीडिया के सारे तबकों ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की आलोचना की है और बीजेपी और तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनमें से ज़्यादातर में अब देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज़ उठी है। बहरहाल किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सही है अगर शिवसेना को छोड़ दिया जाए, महाराष्ट्र सरकार को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है और उनको इतनी प्रताड़ना का जेल में सामना करना पड़ रहा है। एक बयान में अर्नब का देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। ऐसा क्या हो गया उनकी जान को खतरा है और इसके पीछे असली वजह क्या है? दरअसल वो मामला क्या था जिसके लिए अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से उठाकर और जेल के सींचों के पीछे डाल दिया गया? क्या वो इतना बड़ा मामला था? इतना बड़ा मामला नहीं था। इस मामले में 2019 में मुंबई पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी थी, यानी कि इस मामले को बंद कर चुकी थी और शिवसेना सरकार ने इस मामले को दोबारा खोला और अर्नब गोस्वामी चूंकि लगातार आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी इन सब पर अटैक कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें एक विच हंट जो होती है वो तलाश शुरू कर दी गई कि शायद इस मामले में अर्नब गोस्वामी को लपेट दिया जाए। मुझे जानकारी मिली है इस पूरे मामले की, इस पूरी रिपोर्ट की। मैं वर्बेटम आपको बताता हूँ कि ये क्या केस था, कैसे ये आगे बढ़ा, क्या इसकी जांच थी और अंत में इसमें क्या हुआ। तो अर्नब गोस्वामी को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, ये मामला इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, ये सब जानते हैं। उन्होंने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाया था कि उनके 83 लाख रुपए जो बकाया हैं वो अर्नब ने नहीं दिए हैं। और सुसाइड नोट में दो अन्य लोगों, फिरोज शेख और नितेश सारडा का भी नाम था। उन दोनों पर क्रम से 4 करोड़ और 55 लाख न चुकाने का आरोप था। ये कहना था कि ये लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि मामला अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था और अब अर्नब गोस्वामी को चुप करने के लिए पुलिस द्वारा ये एक तरफा रूप से खोला गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, एक्सक्लूसिव, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्वय नायक आत्महत्या मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी, नितेश सारडा और फिरोज शेख के बीच कोई संबंध नहीं मिला। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला जो यह सत्यापित कर सके कि इन तीनों ने नायक को का जीवन इतना कठोर बना दिया था कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इस मामले की जांच कर रही रायगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2019 में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में केस समरी जो दायर की थी उसमें अलग ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त सबूत के अभाव में समरी दायर की गई कि भाई इनके खिलाफ हमारे पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए हम केस नहीं कर सकते। इसके अलावा क्लोजर रिपोर्ट में जोर देकर यह बात भी कही गई थी कि तीनों अभियुक्तों को विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और तीनों के बीच कोई संबंध नहीं होने के कारण जांच में प्रमाणित किया गया है। अब तक की जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि सुसाइड नोट में नामजद 3 आरोपितों की ओर से की गई कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से या एक साथ मिलकर मृतक के जीवन को असहनीय बना दिया था या उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अंतिम सारांश, जिसे कहते हैं कि समरी, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। आखिर ये
अन्वय नायक का मामला क्या था। अन्वय नायक जो है वो इंटीरियर डिजाइनर थे और वो अलग अलग कंपनीज, न्यूज़ चैनल्स, होटल्स, इन सब के लिए, घरों के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते थे। इसी जांच रिपोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी उसमें ये भी कहा गया कि जांच से पता चला है कि पिछले 6 से 7 वर्षों में, यानी कि 2018 से पहले की अगर बात करें, 2018 में इनका संपर्क हुआ था अर्नब गोस्वामी से, जब इन्होंने आत्महत्या की थी। इसमें यह कहा गया है कि जांच में यह भी पता चला है कि पिछले 6 से 7 वर्षों में, यानी कि 2012 से 2018 के बीच में कॉनकॉर्ड, जो अन्वय की कंपनी थी उसका नाम है, को वित्तीय नुकसान हो रहा है। यानी कि ये 6 साल पहले से ही घाटे में चल रही थी, जिसके कारण अन्वय नायक और उनकी मां मानसिक तनाव में थे। क्योंकि उनकी मां कंपनी में भागीदार थी, इसलिए उन्होंने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद को फांसी पर लटका लिया। मतलब अन्वय नायक ने अपनी मां को मार डाला और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली, ऐसा उन्होंने सुसाइड नोट में खुद ही लिखा। क्लोजर रिपोर्ट में यह बात फिर दोहराई गई कि कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने कई ग्राहकों के काम को अधूरा छोड़ दिया था, जिनमें से अन्वय नायक का नाम भी शामिल था। सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि आरोपितों ने पुलिस के सामने पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार वेंडरों और विक्रेताओं का भुगतान किया, यानी कि पेमेंट हुई थी। रायगढ़ पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट LG पच्ची ने 16 अप्रैल 2019 को स्वीकार कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस ने विशेष रूप से कॉनकॉर्ड ऑफ कंपनीज के साथ कॉनकॉर्ड द्वारा दायर वार्षिक वैधानिक रिटर्न को एक्सेस किया। उन्होंने ये भी देखने की कोशिश की, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि कॉनकॉर्ड कंपनी का सालाना टर्नओवर क्या था। इसमें जो विवरण है, विवरण के अनुसार कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2016 में 26.5 करोड़ का कर्ज था, यानी कि 26.5 करोड़ की कर्जदार थी ये कंपनी। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी जल्द ही निष्क्रिय हो गई और उस वर्ष के बाद से उसने वार्षिक रिटर्न दाखिल करना भी बंद कर दिया। जो अब ये मामला कैसे बना, जो अर्नब के खिलाफ मामला बना है, अन्वय नायक के परिवार का क्या मामला है। जब अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई तो पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वैभव कार्णिक ने आरोप लगाया था कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता संदिग्ध थी। उन्होंने दावा किया पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट कई दस्तावेजों पर आधारित थी, जैसे कि अभियुक्तों द्वारा जमा किए गए डेबिट नोट, उनकी गिनती भी नहीं की गई थी और इसलिए उनकी सत्यता संदिग्ध है। अन्वय नायक की बेटी अदन्या नायक ने भी दावा किया कि अर्नब गोस्वामी और अन्य आरोपित एक दूसरे को जानते थे। उसने आरोप लगाया, जब मेरे पिता फिरोज शेख को भुगतान करने के लिए कहा मेरे पिता ने, तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी ने भी भुगतान नहीं किया है। उसे कैसे पता चला कि भुगतान किसने किया था और किसने नहीं। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनका ये भी दावा था कि इस मामले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर सुरेश H वर्डे ने मामले को अविश्वसनीय बनाना चाहा और शिकायत वापस लेते हुए उन्हें एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया भी था। इस मामले में इसी साल मई में 2020 में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा अवैध रूप से फिर से जांच को निर्देश देने के बाद पीड़ित की पत्नी अक्षत नायक ने 12 अक्टूबर को मामले को फिर से खोलने के लिए 35 कारण प्रस्तुत किए थे। इस बीच मुंबई पुलिस ने इंस्पेक्टर सुरेश H वर्डे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की ताकि मामले के तथ्यों को मिटा दिया जाए। उन्हें निरीक्षक के पद से जिला यातायात विभाग में स्थानांतरित किया गया। यानी कि अब देखिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार ने कैसे रचा। जिस इंस्पेक्टर ने जांच की थी और क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, उन्हें निरीक्षक के पद से जिला यातायात विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि ट्रैफिक विभाग में उनके स्थानांतरण के बावजूद वाड्रे ने मामले की जांच जारी रखी। अक्षत नायक ने आगे आरोप लगाया कि अर्नब गोस्वामी ने अपने केबिन में मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपना बयान दिया था और जांच रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे पहले आपको मैं बताऊं कि अर्नब गोस्वामी को जो है वो 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी, जिसे लेकर मुंबई पुलिस की याचिका खारिज हुई थी और उन्हें 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था और आधी रात को चली सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो दोस्तों साफ है इस मामले में कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक ऐसा मामला उठाया गया जिस पर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती थी और केवल उसकी बेटी की शिकायत पर इस मामले को दोबारा खोलना
और इसमें कोई गड़बड़ी पुरानी तलाशना, उसका बहाना बनाकर अर्नब गोस्वामी को नेल कर देना, उन्हें जेल में ठूस देना, ये साबित करता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस समय बहुत कमज़ोर है और उसके पास कोई आधार नहीं है कि वो अर्नब गोस्वामी को अंदर ठूस सके। और मुझे तो ये लगता है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत होने के साथ साथ उनकी जमानत भी हो जानी चाहिए। बहरहाल अर्नब गोस्वामी, बाकी सभी पत्रकारों को देश के कानून पर यकीन करना चाहिए और आशा है कि अर्नब गोस्वामी जल्द ही रिहा हो जाएंगे। मुझे ये रिपोर्ट मिली, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, आशा है आपको अच्छी लगेगी। अगर आप अर्नब गोस्वामी और देश के दूसरे पत्रकारों के हितैषी हैं तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।